गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। होल्ड फॉर टाइमिंग, कोई फोन आ रहा है। जी मैडम। हाँ मैडम। हाँ बोलिए। ठीक है मैडम। ठीक है। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक Yes, है। sir. थैंक यू थैंक यू। तो हम लोग इंट्रोडक्शंस पढ़ रहे थे कॉम्पिटिशन्स लॉ में, और मैंने आपको ये बताया कि कॉम्पिटिशन्स लॉ में जाएं उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों आवश्यक है जानना हमें। ठीक है। तो हम लोगों ने कल काफी कुछ चर्चा किया, और लास्ट में फिर मैंने ये बताया कि हम लोगों को अब ये जानना है कि क्या मतलब हम लोगों ने कंपटीशन जाना, उसके बेनिफिट्स जाने, उसके डिमेरिट्स भी जाना। फिर उसके बाद में इकोनॉमी से हम लोग आए, फिर बताया कि इंटर इकोनॉमी और कंपटीशन किस तरीके से जो है इंटरप्ले करता है मार्केट को रेगुलेट करने में। और फिर हमने ये बताया कि इन सब का कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी से है। तो सवाल ये होता है कि फिर हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, क्या है। ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि क्या था। तो आज का जो फोकस रहेगा हमारा इसी पर रहेगा कि हमारा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी पहले क्या था और अभी क्या है। तो आते हैं इस पे। देखिए, जब हम बात इंडस्ट्रियल पॉलिसी की करते हैं तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी किसके लिए होती है? देश में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको शुरू करने के लिए, उसमें गति देने के लिए। ठीक है ना। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है हमारे यहाँ कब से शुरू हुआ? तो हिंदुस्तान में आजादी से पहले क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, हम इसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। हम आजादी के बाद देखेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कब शुरू हुआ। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है जब भी शुरू हुआ हमारे देश में तो आजादी के बाद से शुरू हुआ, गति उसी वहीं से आई आपको। और जो सबसे पहली पॉलिसी थी आपकी वो थी आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 की, और इसके साथ में एक रिजोल्यूशन भी था 1956 का। इसी को आप ये कह सकते हैं कि दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। और आपको फिर ये भी समझना होगा कि ये जो पॉलिसी थी 1948 की और उसके साथ में जो रिजोल्यूशन था 1956 का, ये स्टैटिस्टिक नहीं था। अगर स्टैटिस्टिक होता तो आज भी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी वही होती। नहीं, प्लीज, कोई भी किसी भी देश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी वास्तव में देखा जाए तो वो स्टैटिस्टिक हो ही नहीं सकती। समय के परिवर्तन के साथ साथ में जो है वो भी चेंज होता ही रहता है। तो we can identify the difference between the industrial policy of the initial years and the present policy। ठीक है। कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन डिफरेंसेस को? क्योंकि अगर हम देखें ध्यान से तो हमारी जो अर्ली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी ये
It was driven by the force of the regulated economy. Regulated economy, जबकि जो प्रेजेंट वन जो है, इट वाज ड्राइवन बाय द फोर्स ऑफ द फ्री मार्केट इकोनॉमी। ये बेसिक अंतर है, रेगुलेटेड इकोनॉमी और फ्री मार्केट इकोनॉमी। मैंने आपको बताया रेगुलेटेड इकोनॉमी का मतलब जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, कंट्रोल होता है इकोनॉमी के ऊपर में। इकोनॉमी के ऊपर में कंट्रोल होने का मतलब हमारा जो ट्रेड है उस पे रेगुलेशन होना गवर्नमेंट के द्वारा। और जबकि वर्तमान स्थिति में जो ताकत जो हमारी इकोनॉमी को गवर्न करती है उसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। पर ये 100% सच नहीं है। ये फ्री मार्केट इकोनॉमी होने के बावजूद भी इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन अभी भी थोड़ा थोड़ा जरूर दिखेगा आपको। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी शुरू में फिर क्या था? तो 1948 जो हमारी इनिशियल पॉलिसी थी, it delineated the role of the state in industrial development, both as an entrepreneur and as an authority to control the economy। ये था हमारा नेचर। 1998 की अगर पॉलिसी को देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1948 की पॉलिसी में स्टेट को आप दो तरीके की भूमिका अदा करते हुए देख सकते हैं। पहला, जब स्टेट जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में खुद भागीदारिता स्थान मैंने अभिनिश्चित करती है, माने वो खुद भी जो है एक इंडस्ट्री है, वो बाकी दूसरे इंटरप्रेन्योर के साथ साथ में वो भी उद्योग का काम करता है। लेकिन इसके साथ साथ में मैंने बताया कि ये दो तरह की भूमिका अदा करती है। तो दूसरा रोल जो स्टेट का था वो ये था कि स्टेट आल्सो कंट्रोल द इकोनॉमी। ठीक है। अब 1956 की पॉलिसी देखें। तो 1956 की जो पॉलिसी थी जिसका कि उद्देश्य था, 1956 की पॉलिसी का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था टू इंश्योर द ग्रोथ, टू इंश्योर द सोशल जस्टिस एंड टू इंश्योर द सेल्फ रिलायंस इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है ना। तो 1956 की जो पॉलिसी थी उसकी ऑब्जेक्टिव तीन थी: ग्रोथ, साथ साथ में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, और तीसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर में सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव। लेकिन इस पॉलिसी में भी अगर देखेंगे, इट ऑल्सो डिफाइन द पैरामीटर्स ऑफ द गवर्नमेंट्स रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। गवर्नमेंट उद्योगों को कंट्रोल करेगा, व्यवसायों को कंट्रोल करेगा। इस तरीके कंट्रोल करने के लिए जो भी रेगुलेटरी मेजर्स लेना होता था तो गवर्नमेंट जो है वो सशक्त होगी, वो सशक्त होगी। ठीक है ना। तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, इन दोनों पॉलिसीज को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एग्रीकल्चर वाज लेफ्ट टू द प्राइवेट इनिशिएटिव्स। एग्रीकल्चर को प्राइवेट इनिशिएटिव्स पर छोड़ दिया गया, उसको रेगुलेट करने का प्रयास नहीं किया गया। इनिशियल पॉलिसी में क्या था कि लाइसेंस टू प्रोडक्शन इन कोर सेक्शन या कोर सेक्टर वाज अलाउड टू प्राइवेट सेक्टर इन ए वेरी लिमिटेड कैपेसिटी। ये सेक्टर है। ठीक है।
जो कोर सेक्टर में प्रोडक्शन के लिए जो लाइसेंस था, प्राइवेट सेक्टर्स को बहुत लिमिटेड क्षेत्र में ही दिया जाता था, लिमिटेड कैपेसिटी के साथ दिया जाता था। तमाम तरीके की उन पे जो है निर्बंधन या रिस्ट्रिक्शंस या कंस्ट्रेंट सरकार ने लगा रखी थी। जबकि पब्लिक सेक्टर्स की बात करें तो पब्लिक सेक्टर्स जो था उसके पास में बहुत सारी संभावनाएं थी, क्योंकि वो जो है, एक सेकंड, वो प्रोडक्शन के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई तक, वो बहुत ऊंचाई हासिल कर सकती थी। इस बात की संभावना बहुत थी। प्राइवेट सेक्टर्स को, पब्लिक सेक्टर्स को इनेबल किया गया था, क्योंकि वो प्रोडक्शन को लेकर के जो है जितना वो अच्छा कर सकते हैं वो कर सकते हैं, उनको बहुत छूट दी गई थी। मैं एक सेकंड के लिए आप लोगों से मैं बात करता हूं, है ना, कुछ अर्जेंट है, आप बने रहिए लाइन पर। ठीक है, साथ में ही सुनाई दे रहा है ना मुझे? यस सर। हाँ, साथ में गवर्नमेंट जो है could intervene directly through monopoly purchase and distribution agencies like STC, MMTC वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट जो थी एक तरीके से मोनोपोली बन करके काम कभी करती थी। खुद इंटरवेन डायरेक्टली, मार्केट में वो खुद डायरेक्टली इंटरवेन कर जाती थी। और उस समय उसका फिर रोल भी कई तरीके का होता है, मोनोपोली प्रोडक्शन, मोनोपोली परचेज, मोनोपोली डिस्ट्रीब्यूशन। और ये सब एग्जांपल्स हैं, आज भी हैं, देखें। एसटीटी, एसटीसी, स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, एमएमटीसी, माइंस एंड मिनरल ट्रेडिंग कारपोरेशन। ठीक है, रेलवेज को भी आज भी आप देख रहे हैं, रेलवेज के ट्रांसपोर्ट जो है उस पे आज भी गवर्नमेंट की मोनोपोली है। ऑल्सो द गवर्नमेंट कुड रेगुलेट द इंटरनेशनल ट्रेड। गवर्नमेंट इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने का काम जो था गवर्नमेंट का था। तो गवर्नमेंट जो थी इंटरनेशनल ट्रेड को भी रेगुलेट करती थी। एंड द ट्रेड रेगुलेटरी mechanism were in the form of the लाइसेंस ऑफ इंपोर्ट कोटा। अब इंटरनेशनल ट्रेड को गवर्न कैसे करेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज। गवर्न कैसे करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड को? जब गवर्नमेंट जो है के पास में ये पावर है, वो रेगुलेट कर सकती है इंटरनेशनल ट्रेड को, तो वो रेगुलेट कैसे करेगी? क्या तरीका हो सकता है? यहां पर अपने देश के अंदर में अगर ट्रेड को रेगुलेट करना है, तो जो भी ट्रेड के स्टेक होल्डर्स हैं वो हैं तो इंडिया के अंदर में, टेरिटरी में ही। एक सोवरिन और उसके अंदर में जितने भी लोग हैं वो अनसोवरिन। पर यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड में हर व्यक्ति, हर स्टेट अपने आप में एक सोवरिन रेस्ट है। फिर कैसे करें? गवर्नमेंट इंटरनेशनल ट्रेड को
रेगुलेट करने का काम जो है वो लाइसेंसिंग के जरिए करती है। आपने सुना होगा एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। कोई सामान अगर हिंदुस्तान के अंदर में लाना है या वहां से बाहर जाना है तो कितनी उसके लिए कोटा कोटा के लिए लाइसेंस आपको लेना होगा। मैंने पर्टिकुलर आइटम के लिए जो इंपोर्टर है यहाँ से उसको इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा, अदरवाइज वो पर्टिकुलर चीज का वह इंपोर्ट नहीं कर सकता। इसी तरीके से यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए भी ये बातें होती है। तो दीज आर द फॉर्म ऑफ ये दीज आर द इंस्ट्रूमेंट फॉर कंट्रोलिंग द इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है। तो जो मॉडल था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का उस समय का, सवाल ये होता है कि उसका नेचर क्या था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो मॉडल था उस समय, इसको हम लोग कहते थे कि ये स्ट्रक्चरल मॉडल है। अब चूंकि ये बात 1956 की है, तो 1956 में केंद्र में नेहरू की सरकार थी और नेहरू की सरकार से ही ये गवर्न होती थी, तो इसलिए गांधी ने लगभग 3 टेन्योर जो है वो हिंदुस्तान पर रूल किया। उसी समय की बात है, तो हम लोग पॉपुलरली इसको नेहरूवियन मॉडल भी कहते हैं। जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जिसका उद्देश्य था to define a set of investment allocations based on the state determined priorities। माने कहां कहां निवेश करना है, स्टेट की प्रायोरिटीज क्या है, माने किन क्षेत्रों में, और स्टेट की प्रायोरिटी के अनुसार डेवलपमेंट की बात होती थी। ये सब फोन जब हम क्लास ले रहे होते तभी आना होता है। हेलो, अभी मैं क्लास कर रहा हूँ, है ना। 3 बजे के बाद अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं 3 सवा 3 बजे के बाद मिलूँ। इसके अलावा जो डिजायर्ड एलोकेशन था, it was to be achieved by administrative mechanism of licensing and production and granting quotas in case of scarce resources like foreign exchange वगैरह वगैरह। In addition, the desired allocation was to be achieved by administrative mechanism of licensing। तो लाइसेंसिंग हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म के अंतर्गत में आता है। ने सरकार को रेगुलेट करने का ये अधिकार होता है, वो किसको लाइसेंस दे किसको लाइसेंस ना दे, ये काम एडमिनिस्ट्रेशन है सरकार का। ठीक है। और ऐसा सरकार जो है खास तौर से उन रिसोर्सेस के एलोकेशंस के लिए करती थी जो कि स्कार्स नेचर के होते थे, यानी कि प्रचुर मात्रा में नहीं होते थे। एग्जाम्पल के लिए फॉरेन एक्सचेंज, तो ये सबको फॉरेन एक्सचेंज करने का लाइसेंस नहीं दिया जाता था। तो आज भी आप देखते हैं कि कहीं कहीं पर कोई कोई स्टाल कोई कोई जगह है जहां पर की करेंसीज जो है वो एक्सचेंज हो सकती हैं। तो क्या ये करेंसीज एक्सचेंज का काम क्या सभी जगह हो सकता है? नहीं। गवर्नमेंट जिनको जो है लाइसेंस देती है केवल वही जो है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो दे आर लिमिटेड इन नंबर बिकॉज दीज कम अंडर द स्कार्स रिसोर्सेस। तो ये जो मॉडल था
इसका जो डोमिनेशन था नेहरूवियन मॉडल या स्ट्रक्चरल मॉडल, स्ट्रक्चरल इसलिए क्योंकि उस समय जो मैंने संरचनात्मक तरीके से जो है वो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा था, संरचनात्मक तरीके से, माने इंडस्ट्री की संरचना हो रही थी। और ये पॉलिसी जो है 1980 तक जो है डोमिनेंस में रहा। एंड सम ऑफ द पॉलिटिकली इंड्यूस्ड measure of 70s like bank nationalization take over the wholesale trade in the food grain, the increasing government control through MRTP Act 1969 and FERA 1973 increased the control power of the government over the means of production and industrialization। तो ये तो थी बात आपकी डोमिनेंस की, जो कि 1980 तक रहा इस पॉलिसी का। इंस्ट्रूमेंट क्या बना? इस पॉलिसी के लिए इंस्ट्रूमेंटल क्या रहा? वो मीजर सरकार ने इस पॉलिसी के तहत में मैंने वो कौन कौन से उपाय किए, तो उसमें आप देखेंगे बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, होलसेल ट्रेड इन फूड ग्रेन, मैंने फूड ग्रेन की जो होलसेल ट्रेड था उसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। फिर एमआरटीपी एक्ट आई 1969 के, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड एंड प्रैक्टिस एक्ट 1969। फिर फेरा आया 1973। तो ये सब कुछ मेजर्स थे जो गवर्नमेंट ने लिए इस पॉलिसी के तहत में। तो इस मेजर्स के जरिए गवर्नमेंट जो है कि कंट्रोलिंग पावर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के मैटर में बढ़ता चला गया। और ये जो मॉडल था, इट सर्व्स इट्स पर्पस एंड बिकम एनाक्रोनिस्टिक इन 1980s एंड 1990। मैंने 1980 तक तो ठीक था, लेकिन 1980 के बाद और 1990 के बाद में पूर्ण रूप से क्या हो गया, पुराना पड़ने लगा और बेकार हो गई, ऐतिहासिक हो गई। ठीक है। तो ये जो, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी था उस समय का, उस समय तक आप इसको कह सकते हैं कि इट वाज ए प्लान्ड इकोनॉमी, इट वाज ए कंट्रोल्ड इकोनॉमी। गवर्नमेंट का कंट्रोल इकोनॉमी में होता था और गवर्नमेंट कोई भी काम अगर करती थी तो वो प्लान्ड तरीके से करती थी। तो उसका परिणाम क्या हुआ, अब आपको ये जानना चाहिए। ठीक है। तो जब गवर्नमेंट ने इस तरीके से इकोनॉमी को प्लान किया और कंट्रोल करने का प्रयास किया, तो उसका जो परिणाम था वो डेट्रीमेंटल था। डेट्रीमेंटल माने नुकसानदायक साबित हुआ। नुकसानदायक किस मैटर में साबित हुआ? नुकसानदायक हुआ इकोनॉमिक इफिशियंसी के लिए, नुकसानदायक हुआ प्रोडक्टिविटी के लिए। इकोनॉमिक इफिशियंसी, अब आप सोच रहे होंगे कि इकोनॉमिक इफिशियंसी के क्या मतलब है और प्रोडक्टिविटी से क्या मतलब है। मैंने
जिस क्षेत्र में अगर गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री में या किसी सेक्टर में अगर बहुत अच्छा कर सकती थी, तो वहां उसका कम अच्छा हुआ, कम अच्छा हुआ। अच्छा हुआ ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन कम ही अच्छा हुआ। जबकि वो चाहती तो अगर उस पर फोकस होता तो उस सेक्टर में जो है वो इफिशियंसी माने प्रोडक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा हो सकता था। तो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से जो प्रोडक्शन है वो डाउन हुआ। ठीक है। तो जो ये क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि द पॉलिसी वे आर डेट्रीमेंटल टू इकोनॉमिक इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी, इसका कारण ये था कि देर वाज नो कंपटीशन। कंपटीशन नहीं था मार्केट में। देर वाज नो इंसेंटिव फॉर कॉस्ट रिडक्शन। किसी तरीके का प्रलोभन नहीं था कॉस्ट को रिडक्शन करने के लिए। देयर वाज ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ऑफ इंपोर्ट सब्सिट्यूट। जो डोमेस्टिक है ना, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर था उसको जो है ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन था। प्रोटेक्शन किससे था? प्रोटेक्शन उस चीज से था कि जो वो प्रोडक्ट बनाता था, अगर वो इंटरनेशनली रूप से अगर बाहर से अगर वो आता उसी वो सिमिलर प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसका वो सामान मात खा जाता, क्योंकि वो बाहर वाला सामान सस्ता पड़ता और अच्छा पड़ता। तो कंज्यूमर को फायदा होता उससे। पर चूंकि इकोनॉमी हमारी प्लान थी और कंट्रोल थी, तो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर था उस प्रोडक्ट का, उसको ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन मिलता था, मिलता रहता था। जिसके कारण से बाहर वाला जो माने जो माल है जो इंपोर्ट हो सकता था वो इंपोर्ट नहीं हुआ। और इंपोर्ट होता कैसे? गवर्नमेंट ने हाईली इंपोर्ट कोटा लगा रखा था। इंपोर्ट ड्यूटी का चार्ज इतना कर दिया था कि एक व्यक्ति अपना सामान अगर किसी दूसरे देश में बेचे तो इतना ज्यादा हैवी इंपोर्ट ड्यूटी अगर वो पे करेगा, तो फिर निश्चित रूप से कस्टमर जो है उसके लिए पेइंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, फिर वो सामान उसका नहीं लेगा। एग्जाम्पल के लिए मुझे याद है, और अगर आप लोगों को अगर शायद आप लोग उस समय नहीं थे, पैदा ही नहीं थे, लेकिन एक जमाना था आपने सुना होगा, बजाज सुपर, प्रिया, ये दो स्कूटर्स हुआ करते थे। ये दो स्कूटर हुआ करते थे। और ये प्रिया और बजाज सुपर ने काफी लंबे समय से जो है वो इंडस्ट्री में मतलब हिंदुस्तान में मतलब जो है बिकता रहा। जबकि इससे अच्छी अच्छी गाड़ियां जो है स्कूटर जो है वो थी। वो अगर वो इंडिया में अगर आती तो ये फिर वो बजाज सुपर को और ये प्रिया जैसे मॉडल को स्कूटर को वो लोग उसको छोड़ करके उस पर स्विच ऑन हो गए होते, स्विच ओवर कर लिए होते उस नए प्रोडक्ट पर चूंकि इकोनॉमिक कंट्रोल थी, प्लांट थी, गवर्नमेंट का जो था इंपोर्ट ड्यूटी जो है बहुत हाई था, वो प्रोडक्ट हिंदुस्तान में आ ही नहीं पाया। और आया तो केवल वही लोग उसको खरीद सके जो कि जिनके पास पेइंग कैपेसिटी काफी थी, माने वो बहुत रिच क्लास के पर्सन। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? तो मैंने कहा कि इन कारणों से जो पॉलिसी थी वो इकोनॉमिक इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी को लेकर के डेट्रीमेंटल थी, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन नहीं था। कॉस्ट रिडक्शन को लेकर के किसी बात का चिंता नहीं था। खर्चा अगर कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए इसको लेकर के कभी इंडस्ट्रियां जो थी यहाँ पर, प्रोड्यूसर जो थे वो उसको चिंता नहीं करते थे। अरे लगने दो, क्या जाता है, प्रॉफिट तो हो रहा है ना। ठीक है।
अगर इस चीज को अगर बेहतर तरीके से समझना है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी उस समय क्या था और बेहतर तरीके से, तो राघवन कमेटी का रिपोर्ट हमें जरूर से पढ़ना चाहिए। आगे आप इस राघवन कमेटी के बारे में को डिटेल में चर्चा होगी, पर यहां पर हम थोड़ा सा आपको राघवन कमेटी के रिपोर्ट के थोड़े से दृष्टांत पर आपको ले जाना चाहते हैं। ये रिपोर्ट जो थी, ये राघवन कमेटी बनाई गई थी कि भारत में जो है प्रतिस्पर्धा कानून माने कंपटीशन लॉ लाया जाए और किस रूप में लाया जाए, इसको लेकर के कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। तो ये रिपोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, मैं आपको बता रहा हूं। रिपोर्ट कहती है द एब्सेंस ऑफ डोमेस्टिक competition along with the unconditional protection from import provided to domestic industry together with the माने एब्सेंस ऑफ डोमेस्टिक कंपटीशन हो गया, दूसरा हो गया अनकंडीशनल प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट प्रोवाइडेड टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री, तीसरा टुगेदर विथ द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइसेंसिंग रिजीम। एक, दो और तीन, ठीक है। fostered a high cost industrial structure, हाई कॉस्ट इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर माने इन्होंने प्रश्रय दिया ऐसे इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को जिसकी जो बहुत हाईली कॉस्टेड था, विच वाज डोमेस्टिकली इनएफिशिएंट इन द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस एंड नॉट द कॉम्पिटिटिव अब्रॉड। ठीक है, तो ये सब मिला जुला करके क्या था कि ये इनएफिशिएंट था, घरेलू रूप से ये इनएफिशिएंट था नेचुरल रिसोर्सेस के यूटिलाइजेशन के संदर्भ में, और ये इंटरनेशनल पर्सपेक्ट की बात कहें तो ये कॉम्पिटिटिव भी नहीं था। माने इंटरनेशनल रूप से इस तरीके का ये जो प्रलोभन, इस तरीके की जो काम हो रही है, इससे इंडस्ट्रियां जो हैं, यहाँ की जो उद्योग जगत है, वो इंटरनेशनल पर्सपेक्ट में वर्ल्ड लेवल पर मतलब जो कहें तो वो कंपटीशन के लायक नहीं थी, मतलब ये उनको पंगु बना जा रही थी। इन एडिशन टू द स्टैटिस्टिक मिस एलोकेशन, इन एडिशन टू स्टैटिस्टिक, ये सब क्या था, इनको ये कहते थे राघवन कमेटी की ये स्टैटिस्टिक मिस एलोकेशन था एंड इफिशिएंट यूटिलाइजेशन, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज था। तो इनके कारण से द सिस्टम वाज आल्सो डायनेमिकली इनएफिशिएंट, तो पूरे की पूरी जो सिस्टम था वो क्या था कि वो डायनेमिकली इनएफिशिएंट थी, इन सो फार एज इट वाज नॉट लाइकली टू इनकरेज द टेक्निकल चेंज। तो ये पूरा का पूरा जो इस तरीके से जो सिस्टम जनरेट हुआ, वो अपने आप में एक डायनेमिकली इनएफिशिएंट रहा, इससे किसी तरीके का टेक्निकल चेंज के लिए बढ़ावा नहीं मिला। दूसरी तरफ जो कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर था, विथ राइट प्राइस वुड हैव प्रॉम्प्टेड ए डायनेमिक efficient, productive and competitive industrial sector। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर, अब ये तुलना कर रहे थे, ये तो ठीक इसकी बात कर रहे थे, ये डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनली अब्रॉड,
मैंने डोमेस्टिक मैंने जहां कंपटीशंस नहीं है और अब्रॉड में जहां कंपटीशंस है, तो वहां की मार्केट और यहाँ की मार्केट की तुलना करते हुए इन्होंने ये बात रखा। तो इन्होंने दूसरी बात यहाँ पर ये कहा कि जहां पर जहां का मार्केट स्ट्रक्चर कॉम्पिटेटिव नेचर का है, तो कॉम्पिटेटिव नेचर होने का कारण क्या है कि जो प्राइस लेवल है वो बहुत राइट प्राइस लेवल है, माने वो नेचुरली रूप से जो है वो प्राइस सेट है। तो इससे मैंने ऐसे कॉम्पिटेटिव मार्केट स्ट्रक्चर ने प्रॉम्प्ट किया डायनेमिक, इफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव एंड कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्रियल सेक्टर। बहुत बड़ी बात कही। क्योंकि अब 4 बजे आप लोगों को क्लास भी लेना है टैक्स लॉ का, तो मैं इससे ज्यादा क्या कहूं। अगर नहीं क्लास लेते तो फिर मैं आपसे मैं बात करता, अन्यथा चलिए अगर जल्दी जल्दी से अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को अगर देना और पूछना हो तो आप पूछ लीजिए। बताइए, किसी को कोई क्वेश्चन सर पूछना कौन है? जी सर। सर कंपटीशन लॉ सर हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे कि करंट पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे? नहीं, हम कंपटीशन लॉ पढ़ाएंगे तो मतलब अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी तो हम लोग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जान रहे हैं। ठीक है, जब हम बैकग्राउंड जी इंफॉर्मेशन जानेंगे तो फिर उसमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में इसके हिस्टोरिकल रूप से किस तरीके से कंपटीशन लॉ डेवलपमेंट हुआ, क्या कारण थे कंपटीशन लॉ लाने के। ठीक है, तो ये जब इंट्रो ये इसीलिए इसको कहा गया, इस चैप्टर को हम कह रहे हैं कि दिस इज द इंट्रोडक्टरी चैप्टर। ये जब इंट्रोडक्शंस खत्म होंगे तब फिर हम कंपटीशन एक्ट पर आएंगे। ठीक है सर। ठीक है, बट आप ये मत समझिएगा कि these are not mentioned in your syllabus, so these are excluded from your examination। ठीक है ना, तो इसको सीरियसली पढ़िएगा। these are the part of your syllabus, though it is not specifically mentioned। सर हाँ बोलो बेटा। सर आप कोई बुक रिकमेंड कर हाँ कंपटीशन लॉ के लिए। अ, मैं बुक रिकमेंड के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप बुक जो है ऑनलाइन मंगा लीजिए। यहाँ पर आपके मार्केट में बुक जो है आपको कंपटीशन लॉ के दिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ कहीं आसपास में पढ़ाया नहीं जाता है कंपटीशन एक्ट किसी, है ना। तो यहाँ पढ़ाया नहीं जाता है कंपटीशन लॉ, तो इसलिए आप ऑनलाइन ही आपको मंगाने पड़ेंगे। त्रिपाठी जी के हैं, आप उसको देख लीजिएगा। एक लेक्सिस नेक्सिस का पता नहीं कौन सी कोई किताब है, आप देख लीजिएगा अपने स्तर से। अगर आप नहीं देख पा ओके रहे हैं सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल वही पढ़िए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो भी सफिशियंट है। ओके सर। है ना, चलिए, थैंक यू। आप 1 सेकंड रुक जाइए, मैं आपका वो अटेंडेंस जो है वो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में आप जाएं। आस्था रजवाड़े, आदर्श पटेल, आदित्य प्रकाश। प्रेजेंट सर। नहीं, प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, जिनका नाम मैं ना लूं केवल वही बात करेंगे। आदित्य श्रीवास्तव, अक्षत चतुर्वेदी, अमन प्रकाश, अनीमा लकड़ा, यस अंकित सर। सिंह, अमोल गुप्ता, अनमोल कुमार, अनमोल तुमराली, यस सर। अनुष्का मलिक, यस अनुष्का सर। सिंह चौहान, अनुश्री वाजपेयी, अरशद खान क्वेरी, अश्वनी झाझा, आवेश खान, अयन मंसूरी, अजका प्रेजेंट सर। आलम,
भूमिका कलामी, विमला त्रिके, चाइना कश्यप, डेविड बर्मन, देवेश पनाश, दिव्यांश प्रताप शाही, गजेंद्र कुमार साहू, गौरव बिनकर, गौतम देशमुख, हर्षा साहू, हर्षवर्धन यादव, हिनेश्वरी देहारी, ज्योति राय, कोमल श्रीवास, लि- लीशा खाटी, नमिता बंजारे, Yes, sir. नयन चौनी, नीरज चौहान, नीरज यादव, नेहा, निर्भीत मिश्रा, पल्लवी साहू, प्रांजल दीवान, प्रियंका चंद्रा, पुष्पेंद्र सिदार, ऋचा अन्ना, राहुल खरे, राहुल कुमार, रत्नेश सिंह, रुद्र प्रताप, साक्षी सिंह, संध्या बघेल, शीतल गोप, Present, sir. शेखर गुप्ता, शिखा पांडे, शिवम सती, संस्कृति साहू, शिखा पांडे, Sir, Anmol Soni present, sir. ठीक है, शिवम सती, सृष्टि भरत, श्रुति झा, Present, sir. सुचरिता सेन, सुभा, टिंकी टंडन, Yes, sir. स्टूडी कौन है, स्टडी बिसेन, सुदीप्त राय, Sir, Stuti Bisene है, sir. ठीक है, सूरज रेलवानी, तनिष्का, तनु, Present, sir. उत्कर्ष श्रीवास, वर्षा घोष, Present, sir. विमल उसेंडी, योगिता नायक। Present, sir. जिन लोगों को मैंने नाम नहीं लिया है वो बता सकते हैं। सबका सर नाम मेरा नाम सर जितेंद्र साहू। ठीक है, जितेंद्र साहू, Sir, Komal Shiwas. ठीक है, Sir, Ananya Chatterjee present. ठीक है, Sir, Anushri Bajpayee present. ठीक है, ओके, अनुश्री वाजपेयी। और आप लोगों को जवाब देना जरूरी नहीं है कि यस सर प्रेजेंट। सुनिए मेरी बात, आप लोगों को प्रेजेंट और ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन मोड में अगर मैं नाम ले रहा हूं, अगर उनका नाम मिसिंग है, मैंने नहीं ले पाया, केवल वही लास्ट में बोलेंगे कि मेरा नाम नहीं आया। दूसरी बात ये कि आप लोग टैली करा लीजिए, आपका जो ये जो नाम है वो आपका जो यहाँ पर ईमेल यूजर नेम है आपका, वो यूजर नेम वही होना चाहिए जो आपका ओरिजिनल नाम यहाँ पर अटेंडेंस रजिस्टर में होता है, ठीक है। तो जिनका नहीं है वो ठीक कर लें, अदरवाइज मैं इसी के बेसिस पे आपको फिर कैसे अटेंडेंस देंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना वो कर लीजिए, ठीक, ओके, आप लोग लीव कर सकते हैं, थैंक यू। Sir, शीतल Thank you, गोप sir. का नाम नहीं है. किसका नाम नहीं आया? शीतल गोप, ठीक है, ओके, Sir, Tanusha Pathak. ठीक है, तनुषा बाबू, देशमुख. ठीक है, ओके, सर श्रीकांत साहू। बोला हूँ तुम सुने सर नहीं। राहुल राहुल सर। खरे तुमको भी बोला हूँ, तुमने शायद सुना नहीं, ठीक है, ओके, आप लोग लीव कर सकते हैं।